नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज चिटफंड कंपनियों के अवैध कारोबार का मामला उठा। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन में इस मामले को उठाया। आरोप लगाया कि ग्वालियर चंबल संभाग में कई फर्जी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। उदाहरण देते हुए बताया कि जीवन सुलभ नाम की फर्जी कंपनी 53 लाख रुपए लेकर फरार हो चुकी है। गोविंद सिंह ने कहा, फर्जीवाड़े में कोऑपरेटिव सोसाइटी की सांठगांठ भी सामने आ रही है। ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जवाब में मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सरकार इसको लेकर एक गाइडलाइन बना रही है ताकि ऐसी कंपनियों का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। जबलपुर के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना, बिछिया से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह और भोपाल से विधायक आरिफ अकील ने फर्जी चिटफंड कंपनियों की जानकारी सदन में दी। पूरे मध्य प्रदेश में चिटफंड माफिया प्रदेश में गांव-गांव तक किसान को, मजदूरों को, गरीब जनता को लूट रहा है। ग्वालियर में, भिंड में सैकड़ों से सोसाइटी 20-20 करोड़ रुपए लेकर गरीब आदमियों के एजेंटों के माध्यम से जमा कराए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सहकारिता क्षेत्र में सोसाइटी रजिस्टर्ड की जा रही है। उनके ध्यान आकर्षण के पहले ही मैंने 23 तारीख को ही इस पे एक जांच दल का गठन कर दिया। अभी एक भोपाल से भी इस पे एक जांच दल बना के हम भेज देंगे, टाइम बाउंड। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने सदन में कहा, अलीराजपुर से पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान उनकी हत्या करा देंगे। मुझे खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। नाक कान काटने की धमकी दी गई और इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने नागर सिंह चौहान की गिरफ्तारी की मांग करते हुए काफी हंगामा किया। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, विधायक हो या पूर्व विधायक, सबकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। वहीं कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एक आदिवासी महिला विधायक को जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस इस पर कुछ नहीं करती। उन्होंने पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान को गिरफ्तार करने की मांग की। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये लोकल की राजनीति का मामला है। सदस्य की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। नागर सिंह चौहान जब से चुनाव हारे, लगातार मेरे क्षेत्र में आके लोगों को परेशान भी किया जा रहा है और मुझे खुली धमकी दी जा रही कि कलावती भूरिया को रोड पे मिलेंगे तो निपटाएंगे, मंच पे मिले तो निपटाएंगे और हाथ पैर भी काटेंगे। इस तरह से लगातार धमकी आ रही है। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरी जान का खतरा है और कुछ भी घटना हो सकती है। इसके लिए सरकार जवाबदार रहेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कई मुद्दे गूंजे। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर और नीमच में ट्रांसपोर्टरों द्वारा गेहूं और खाद को सोसाइटी तक पहुंचाने में हेरफेर का मामला उठाया। आरोप लगाया कि वेयर हाउस में चौकीदार का बेटा ही ठेकेदार है जिसने हेराफेरी की। जवाब में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने माना कि चौकीदार की संलिप्तता सामने आई है। ट्रांसपोर्टर चौकीदार ने मिलकर 4 करोड़ 63 लाख की हेराफेरी की। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। आरोपियों से वसूली और उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर एक जांच दल गठित किया जाएगा। इसके पहले कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने ग्वालियर के लोहानी गांव में अवैध खदान का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि ये खदान स्वीकृत नहीं है, बावजूद इसके माफिया रेत निकाल रहे हैं। जवाब में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अब तक 8 प्रकरण दर्ज किए जाने और 4 पोकलेन जब्त करने की बात कही। विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने खुले में पड़ा 4000 टन गेहूं पानी में खराब होने का मुद्दा उठाया। तो पीसी शर्मा ने पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के अवैध निर्माण तोड़े जाने के मामले में सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाया। मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना की स्थिति कंट्रोल में बताई। कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा। 19 फरवरी 2021 को विधानसभा में मेरे प्रश्न के चलते अंतोगत्वा ठेकेदार के खिलाफ भी और ठेकेदार के पिता जो कि चौकीदार के पद पर पदस्थ थे उनके खिलाफ भी प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई है। वैसे 3 करोड़ 27 लाख रुपए हमने उनसे वसूली कर लिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सिसोदिया जी ने कहा कि उनकी संपत्ति राजसात की जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल 100% की जाएगी। कोऑपरेटिव में एक्ट में जो है ना
ये नियम है। एक मामला आज मैंने उठाया था जितेन डागा का। जितेन डागा का जो कार हाउस तोड़ा गया है, ये पूरी अवैधानिक। हमारी सरकार तो हर तरह के माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार का ये निर्णय है और हमारी कटिबद्धता है कि हम किसी भी तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में नहीं रहने देंगे। चलिए सीधे भोपाल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से सुधीर जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे आज की पूरी कार्रवाई का अपडेट लेते हैं। सुधीर, आज कई सारे बड़े मामले उठे हैं, इन पर जवाब भी आया है, लेकिन इस पर विवाद नहीं थमे। बिल्कुल पुरी, देखिए 7 घंटे से ज़्यादा आज विधानसभा की कार्रवाई चली और अगर बात करें तो चौथे दिन की जो बजट सत्र की कार्रवाई थी उसमें प्रश्नकाल के दौरान ही नोकझोंक जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान अवैध उत्खनन का मामला था, रेत के अवैध जो खदान थी उसको लेकर कांग्रेस के जो विधायक है पूर्व मंत्री लाखन सिंह, उन्होंने भितरवार का एक पूरा मामला उठाया था जिसको लेकर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और लाखन सिंह के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि इसमें से कई सारे ऐसे जो बातें थी जो दोनों सदस्यों के बीच में, उसको विधानसभा की कार्यसूची से विलोपित भी करवाना पड़ा है। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर जिले के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वहां पर जो अवैध जो परिवहन के जरिए जो अनाज के घोटाले का एक पूरा मुद्दा उठाया था। इस पूरे मामले पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने जांच का आश्वासन दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस पूरे मामले पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो खाद्य का जो सामान था उसकी रिकवरी की गई है। इसके अलावा बात करें तो ध्यानाकर्षण के दौरान प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर विधायक जो डॉक्टर गोविंद सिंह है, उन्होंने प्रदेश के अंदर चिटफंड कंपनियों का, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर चिटफंड कंपनियों के द्वारा किस तरीके से ठगी की जा रही है और उसको लेकर जो ग्रामीण और जो मजदूर वर्ग शिकार हुआ है उसको लेकर जांच कराने की बात कही थी। प्रदेश सरकार के द्वारा यह भरोसा दिलाया गया सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के द्वारा कि इसमें जल्दी एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा और एक तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि विधानसभा की कार्रवाई में आज राज्यपाल के अभिभाषण को भी शामिल किया जाना था, लिहाजा राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा हुई और खासकर अगर बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री है कांग्रेस के विधायक बृजेश सिंह राठौर, उन्होंने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के साथ में ओरछा में राम राजा के मंदिर की भी बात रखी। उनका कहना था कि अगर भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बन सकता है तो कम से कम ओरछा के अंदर भी भव्य मंदिर बनाने की शुरुआत होनी चाहिए। वहीं पर राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और कांग्रेस के नेता बाला बच्चन ने कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि राज्यपाल के अभिभाषण में कई बातों का जिक्र नहीं किया गया था और साथ ही साथ किसान कर्ज माफी को लेकर आने वाले समय में प्रदेश सरकार का क्या रुख है इस पर बिल्कुल भी कोई बात नहीं की गई है। लिहाजा आज अगर सदन की कार्रवाई की बात करें तो शून्यकाल के दौरान जो कलावती भूरिया कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था अपनी जान को खतरा बताते हुए इसके लिए प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात की थी। हालांकि प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बताया और साथ ही साथ यह भी भरोसा दिलाया कि चूंकि कलावती भूरिया विधानसभा की सदस्य है, लिहाजा उनकी सुरक्षा करना प्रदेश सरकार के दायित्व है। 7 घंटे की कार्रवाई के दौरान कई बार ऐसे जो वक्त आया कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए, पर लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद में कल अगर बात की है तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अपना कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और उसके बाद यह माना जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा चलनी थी उसके लिए निर्धारित समय पूरा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। हालांकि समय की व्यस्तता के चलते उन्होंने पहले सदन में न रहने का अपनी जो एक सूचना थी वो जानकारी पहले दी थी, पर लेकिन आज जब विधानसभा अध्यक्ष के सामने कार्य मंत्रणा की बैठक हुई उस दौरान यह तय किया गया कि कल मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य देंगे तो उस समय कांग्रेस के सीनियर नेता भी कम से कम वहां मौजूद रहे और जो भी बात अपनी रखनी है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर उस बात को रखा जाए। पुनीत, चलिए तो देखते हैं कि कल जब जवाब देंगे या जब अपनी बात रखेंगे तब किस तरह का माहौल सदन में रहता है। लेकिन आज लंबी कार्रवाई और इस दौरान कई सारे मुद्दों पर दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते उलझते भी नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश में महंगे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की मार झेल रही आम जनता पर एक और मार पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में बसों का सफर महंगा होने वाला है। 1 मार्च से बसों का किराया बढ़ जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यात्री बस संचालक लंबे वक्त से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पर सीएम शिवराज सिंह से चर्चा की गई, जिसके बाद 1 मार्च से प्रदेश में यात्री बसों का किराया बढ़ जाएगा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किराया आपसी सहमति से बढ़ाया जाएगा। और अगर बात करें तो
आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है कि किराए में ऐसा निर्धारण किया जाए कि बस यात्रियों पर अधिक बोझ भी ना आए और बस मालिकों की जो बहुत पुरानी मांग है उसका रास्ता भी निकल आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हैं, 1 तारीख से किराया बढ़ा दिया जाएगा। और जबलपुर से एक बड़ी खबर, बसों की हड़ताल टल गई। बस ऑपरेटर्स ने वापस ले ली अपनी हड़ताल। कल से हड़ताल पर बस ऑपरेटर जाने वाले थे, लेकिन परिवहन मंत्री से मुलाकात हो गई। किराया बढ़ाने पर आश्वासन मिल गया। एमपी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने बयान दिया, किराया बढ़ाने का वायदा अगर पूरा नहीं होगा तो फिर हड़ताल करेंगे, लेकिन फिलहाल हड़ताल को टाल दिया गया। तो बता दें, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की परिवहन मंत्री से मुलाकात हो चुकी है। किराया बढ़ाने पर सहमति बनी है और आपसी सहमति से किराया बढ़ेगा, 1 मार्च से बढ़ेगा। इस खबर के बाद में, इस बातचीत के बाद में वायदा पूरा न होने की स्थिति में हड़ताल करेंगे, लेकिन फिलहाल अपनी हड़ताल को टालते हैं। ये बस ऑपरेटर्स का ऐलान है। ग्वालियर में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में प्राचार्य का पद खाली होने से तकरीबन 8000 स्टूडेंट की स्कॉलरशिप अटकी है। साथ ही कई काम रुके पड़े हैं और ऐसे में छात्र नेताओं ने जल्दी नियुक्ति न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस ने इस पोस्ट पर राजनीतिक पैंच बताया। यह है ग्वालियर का अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जहां अंचल के 30 प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति संबंधी काम भी होता है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। यहां प्राचार्य का पद खाली है, जिसके चलते करीब 8 से ज्यादा स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, स्टाफ का वेतन और अन्य कार्य भी नहीं हो पा रहा है। लेक्चरर और प्रोफेसर के सामने भी वेतन का संकट खड़ा हो गया है। संस्था प्रमुख अगर नहीं होता है तो समस्याएं तो आती है ना। जहाँ तक सैलरी की बात है, ये अभी इसी माह की, इसके पहले वाली सैलरी लंबित नहीं हुई, केवल इसी माह की सैलरी जो है वो ड्यू है। दरअसल यहाँ साल 2019-20 के कुछ स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति अटकी पड़ी है, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक पहुँची थी, लेकिन वहाँ भी समाधान नहीं होने के कारण मामला समाधान ऑनलाइन में चला गया और सुनवाई के दौरान प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया। तभी से यहाँ प्राचार्य का पद खाली है। छात्र नेता प्राचार्य पद पर नियुक्ति नहीं होने पर आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये पद राजनीति में फंसा हुआ है। हमारा प्रांत अधिवेशन हुआ, उसमें भी हमने मांग रखी थी कि इस प्रकार से जो महाविद्यालय हैं जिनमें छात्रवृत्तियों की समस्या आ रही है, प्राध्यापकों की, अध्यापकों की समस्या आ रही हैं, उनको सर्वप्रथम जो सरकार है उनको भरने का काम करना चाहिए। और जो जैसे जो 30 कॉलेजों का अभी आया है, तो उनमें सबसे पहले अध्यापक हूँ। तो एजुकेशन में भी जिस प्रकार से माफिया सिस्टम हो रहा है भ्रष्टाचार का, वही कारण है। क्योंकि आज छात्रवृत्ति रुक जाना, बच्चा परेशान हो जाएगा, तो उनकी आगे की अध्ययन रुक जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भी स्थानीय प्रशासन है उसको स्वयं संज्ञान लेके और इस पे कार्रवाई करना चाहिए, और दूसरा जो भी व्यक्ति है उसको इंचार्ज पे वहाँ पदेन करना चाहिए। इस कॉलेज के 3 पूर्व प्राचार्यों की बात करें तो वो छात्रवृत्ति में अनियमितताओं के कारण ही हटाए गए हैं। बावजूद इसके कॉलेज की पटरी लाइन पर नहीं आई है। प्राचार्य का पद 1 महीने से ज़्यादा है, उसको वक्त बीत गया है, खाली है, जिसकी वजह से 30 कॉलेज के 8000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं वो परेशान हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। लेकिन सरकार के पास भी कोई तर्क नहीं है कि कब नियुक्ति होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि एक फाइनेंशियल व्यवस्था के लिए एक अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, लेकिन पूर्णकालिक प्राचार्य अभी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल इसी बात का है क्योंकि लगातार जो भी प्राचार्य की कुर्सी पर बैठता है वो कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस में हटा दिया जाता है, और ऐसे में आप देखना होगा कि ये इस कॉलेज को कब प्राचार्य मिल पाता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगोड़े नीरव मोदी को लंदन से भारत लाया जाएगा। लंदन के कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी। अदालत ने कहा नीरव मोदी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, जिसके आधार पर प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई। नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी का मामला प्रत्यर्पण कानून के सेक्शन 137 की अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी की तरफ से भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कमजोर स्थिति को लेकर दी गई दलीलों को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया।
गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं। शाह ने असम के नौगांव में महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया, पूजा की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया और ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए दिशा निर्देशों की घोषणा की। इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। पश्चिम बंगाल में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लक्ष्य सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। इसके मद्देनजर कोलकाता में तैयारियां हुई। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज होने वाली रैली को पुलिस से अनुमति नहीं मिली, वो रद्द कर दी गई। ओवैसी को अल्पसंख्यक बहुल मीतिया बुर्ज इलाके में रैली के जरिए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रचार अभियान शुरू करना था। एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव जमीर उल हसन ने इस बात की जानकारी दी। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री ने कांग्रेस की धड़कनें तेज कर दी, खासतौर पर इंदौर संभाग में। यहां बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके में एआईएमआईएम की हलचल तेज है। कई जगह पर पोस्टर लगने लगे। कहीं ओवैसी के नाम पर क्लिनिक की शुरुआत हो गई है। इंदौर में 9 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार जीतते आए हैं, लेकिन अब एआईएमआईएम के आने से यहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा बुरहानपुर और खंडवा नगरीय निकाय में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि कांग्रेस कहती है ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस के साथ हैं, इसीलिए कांग्रेस को एआईएमआईएम के आने से कोई नुकसान नहीं होगा। इधर बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया। धार्मिक उन्माद के नाम पे वोट देना नापसंद करेगी, तो मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि प्रदेश की जनता इन बी टीम से बच के रहेगी और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। जो अल्पसंख्यक तबके की तरफ आकर्षित करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी एआईएमआईएम के द्वारा कर रही है, वो कांग्रेस के साथ हमेशा जुड़ा रहा है और आगे भी कांग्रेस के साथ मजबूती से रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर, पार्षदों ने, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने काम किया है, इस काम के आधार पे हम लोग रचना बना के नीचे जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को इंदौर की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है इस चुनाव में। भोपाल में आपसी विवाद के चलते एक बदमाश ने दूसरे बदमाश की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसकी वजह मुखबिरी का शक बताया गया। मृतक शादाब एक हिस्ट्री शीटर बदमाश था। शादाब पर भोपाल के कई थानों में 34 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। 9 जनवरी को जेल से छूट कर आया था। दरअसल शराब पार्टी के दौरान आरोपी नदीम के मोबाइल पर जब बार बार कॉल आ रहा था, शादाब को नदीम पर मुखबिरी का शक हुआ। मारपीट के दौरान नदीम ने चाकू मारकर शादाब की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी नदीम ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया। उसके एक साथी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी अब तक फरार है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।